गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जेनरेटर पार्ट टू, दैट इज ट्रांसफार्मर। ओके। सो हम एक्सरे जेनरेटर पार्ट वन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आप पार्ट वन नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देख लीजिए। उसके बाद पार्ट टू जो है हमारा ट्रांसफार्मर एक्सरे ट्यूब का कंपोनेंट, एक्सरे ट्यूब जेनरेटर का, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ये आपका आ गया इंट्रोडक्शन स्लाइड। ठीक है। पहले हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर है क्या। देखिए, पहले पहले जो हम वीडियो अपलोड किए थे उसमें हम एक्सरे ट्यूब जेनरेटर के ऊपर उसका सारा डिटेल, सारा कॉन्सेप्ट हम समझ चुके थे। उसमें मैंने बताया था लास्ट स्लाइड में सारा कंपोनेंट्स मैंने डिस्कस किया था। ठीक है। सारा कंपोनेंट्स मैंने डिस्कस किया था कि जेनरेटर का कौन कौन कंपोनेंट क्या क्या है। उसमें पहला कंपोनेंट आता है क्या, ट्रांसफार्मर। ओके। उसी ट्रांसफार्मर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। So a transformer is a passive electrical device that transformer electrical energy between circuits using electromagnetic induction। तो ये क्या है, देखो, ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। देखो, ये एक ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिटवीन वेरियस सर्किट्स। मतलब ये इनपुट इलेक्ट्रिसिटी हो गया E1, ये आउटपुट इलेक्ट्रिसिटी हो गया E2। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है, ये एक इलेक्ट्रिसिटी को दूसरे सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करता है बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस। उसे बोलते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस। इट आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज। इट आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज। ये सिंपल चीज है। ये एक डिवाइस है जिसको हम ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ट्रांसफार्मर का काम क्या है, एक सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी को दूसरे सर्किट तक ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पर सिंपल डाउट है, आप तो पूछ रहे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी तो डायरेक्ट ट्रेवल कर सकता है ना एक सर्किट से दूसरे सर्किट तक, तो ट्रांसफार्मर बीच में क्यों आया, इसका काम क्या है। इसका काम ये है कि एक सर्किट में अगर इलेक्ट्रिसिटी E1 है और इसका वोल्टेज मान लो 220 वोल्ट है, दूसरे सर्किट में हमें चाहिए 10,000 वोल्ट। डायरेक्ट कनेक्शन अगर करेंगे तो 220 से तो 220 ही आएगा, 10,000 एक्स्ट्रा कैसे आएगा। इसीलिए जो ट्रांसफर हम डिवाइस अगर बीच में इंसर्ट करेंगे तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होगा, वो 220 वोल्ट को 10,000 वोल्ट तक इंक्रीज करेगा, या अगर कम चाहिए तो 220 से 10 वोल्ट डिक्रीज करके ये देगा। तो मेनली ट्रांसफार्मर का काम ये है कि इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन। ओके। तो आप समझ गए हैं ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है एक वोल्टेज को वेरियस सर्किट में। ये एक सर्किट है C1, ये एक सर्किट है C2। दोनों सर्किट में वोल्टेज को ये रेगुलेट करता है। अगर इसमें वोल्टेज है 10 वोल्ट, इसमें बढ़ा देगा 100 वोल्ट कर देगा। अगर इसमें 10 है, अगर घटाना चाहेगा तो 5 वोल्ट करके घटा देगा। तो मेन ये है कि ट्रांसफार्मर का रोल ही ये है कि ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है। देखो, पहले एक्सरे ट्यूब में जनरेटर है इसीलिए क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ज्यादा वोल्ट का। तो देखिए, हाई वोल्टेज नीडेड टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड टू द एनोड फॉर द जनरेशन ऑफ द एक्सरे। मैंने आपका एक्सरे ट्यूब भी डिस्कस किया है पिछले कुछ वीडियो में। एक्सरे ट्यूब भी डिस्कस किया है कि एक्सरे ट्यूब का कंपोनेंट क्या है, काम कैसे करता है। उसी में हम कैथोड टू एनोड जो इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रैवल कर रहा था, उसी प्रोसेस के लिए हमको हाई वोल्टेज चाहिए। तो ट्रांसफार्मर हमें हाई वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। देन है फिलामेंट हीटिंग। इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारा एक्सरे ट्यूब में फिलामेंट था, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए जो करंट चाहिए उसे भी ट्रांसफार्मर प्रोवाइड करेगा। देन है वोल्टेज कंट्रोल। जो हमारा मिली एम्पियर है, किलो वोल्टेज है, उसको कंट्रोल करने के लिए और एक्सरे, जो हमारा एक्सरे रिलीज होता है, एक्सरे का इंटेंसिटी, एक्सरे का क्वालिटी, क्वांटिटी कंट्रोल करने के लिए हमको वोल्टेज कंट्रोल का बहुत जरूरत है।
इसलिए हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो तीन चीज के लिए हम ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं एक्सरे जनरेटर में। अगर हम ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं तो हमारा सारा काम इजी में हो जाता है। तो दिस इज व्हाई द ट्रांसफार्मर इज मच इम्पोर्टेंट इन द एक्सरे ट्यूब जनरेटर। तो देखो, तो हमने तो अभी डिस्कस कर लिया है कि ट्रांसफार्मर एक्चुअली क्या है और इसका रोल क्या है। तो अब जान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर जो काम कैसे करता है, उसके पीछे कौन सा फिजिक्स है, उसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सरे ट्यूब में एक्चुअली ट्रांसफार्मर कैसे दिखता है और ट्रांसफार्मर का टाइप्स क्या क्या है, हम सारा चीज देखेंगे। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, वो कैसे काम करता है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, तीन कॉन्सेप्ट्स, ये मैं बाद में समझाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। देखो, ये आपका क्या है, ये अभी मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है। देखो, ये आपका एक कॉइल है, ये जो चीज है ये आपका एक कॉइल है, राउंड हुआ है हेलिकल शेप में। ये गैल्वेनोमीटर है जो कि करंट को मेजर करता है। ये कॉइल है कॉपर का कॉइल। ये एक बॉडी है, इंसुलेटेड बॉडी। ओके, तो ये हमारा एक मैग्नेट आ गया और ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो इधर प्रिंसिपल ये है कि अगर एक नॉर्मल कॉइल, इसमें करंट अभी नहीं है, इसमें अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि इधर हम पावर कहाँ से नहीं दिए हैं ना। तो पावर अगर नहीं दिए हैं तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हमारा अभी इंसुलेटेड करंट है, मतलब इस सर्किट में हमारा करंट अभी फ्लो नहीं कर रहा है। अगर हम फर्स्ट केस में मैग्नेट को लेफ्ट साइड से राइट साइड तक मूव करेंगे तो इधर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएशन होगा। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, इसका डायरेक्शन फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ जाएगा, फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। ओके, इसे इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर इसको हम राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का चेंजिंग होगा। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी चेंज्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसके वजह से ये जो हमारा कॉइल है, जो हेलिकल शेप में हमारा कॉइल है जिसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा था, वो क्या करेगा, इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये जो करंट जो नहीं फ्लो कर रहा था इसमें से, वो करंट अभी फ्लो करेगा। तो इधर क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, ड्यू द मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, current is produced, current is produced in a new circuit। ओके, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके वजह से एक नॉर्मल सर्किट में करंट प्रोड्यूस हो गया। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो मीन्स करंट, मैग्नेटो मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड के वजह से हमारा करंट का इंडक्शन हो रहा है, मतलब करंट का प्रोडक्शन हो रहा है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो चलिए ये स्लाइड हम देख लेते हैं। देखो, पहला प्रिंसिपल ये है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कंडक्टर और ए कॉइल इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विच इज द वोल्टेज। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी वेक्टर। ओके, so this is the changing magnetic field, it creates voltage which means it creates the current। second principle क्या है, the magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate of the change of the magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड जितना चेंज होगा उतना ही ज्यादा करंट आपका प्रोड्यूस होगा, उतना ही ज्यादा वोल्टेज आपका प्रोड्यूस होगा। ये है सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ ये है कि द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड दैट अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या कहता है, जो मैग्नेटिक फील्ड हमने दिया था उसके वजह से हमारा करंट प्रोड्यूस हुआ, उसके वजह से हमारा जो कॉइल था ये, इसमें क्या करंट फ्लो करने लगा, और जो जब करंट फ्लो करने लगा इस कॉइल से और एक मैग्नेटिक फील्ड नया क्रिएशन होगा, और एक मैग्नेटिक फील्ड नया क्रिएशन होगा जो क्या करेगा, पुराना मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। ये है हमारा थर्ड प्रिंसिपल। ये आप अच्छे से देख सकते हैं, थोड़ा पॉज कीजिए, थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए इस प्रिंसिपल्स का,
थोड़ा खुद से पढ़िए, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली ईएमआई का प्रिंसिपल क्या है और तीनों जो लॉ है वो क्या कह रहा है। ठीक है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से समझा देता हूँ। इधर जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा था इसे फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ, ये जो चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके वजह से क्या हो रहा है, कॉइल में हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है और नया करंट का प्रोडक्शन हो रहा है। करंट मीन्स क्या, वोल्टेज। तो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, उसके वजह से हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक field. This is the simple principle, that is electromagnetic induction. Electro means current, magneto means magnetic field, induction means production. Due to the magnetic field, current is produced. That's why the principle is called electromagnetic induction. Okay. अभी ये स्लाइड देख लो, इंटरेस्टिंग है। देखो, ये है क्या, ये नॉर्थ साउथ, from the north to the south is the direction of the magnetic field, from the north to the south is the direction of the magnetic field. तो ये जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा तो हमारा जो ये सर्किट है, सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जब करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, इसका डायरेक्शन ये रहा। ओके, ये करंट का प्रोडक्शन का डायरेक्शन हुआ। ठीक है, उसके वजह से इस सर्किट के वजह से ये जो सर्किट है इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड, एक सर्किट का नया मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा जिसका डायरेक्शन इस मैग्नेटिक फील्ड का ऑपोजिट होगा। तो दिस इज द सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें भी अभी सेम है, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया, लेकिन इधर राइट से लेफ्ट जा रहा है तो करंट जो प्रोड्यूस होगा ऑपोजिट प्रोड्यूस होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ऑपोजिट ऑफ द ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड। Okay, so this is the basics in principles of the electromagnetic induction which will be used in the transformer process. Okay, so अभी चलो डिस्कस करते हैं कि ट्रांसफार्मर, हमारा तो प्रिंसिपल अभी खत्म हो गया है कि ट्रांसफार्मर क्या चीज है, वो एक्सरे ट्यूब में क्यों यूज होता है और उसका प्रिंसिपल क्या है। अब सारा चीज तो हम समझ चुके हैं। अभी चलिए समझते हैं कि एक्चुअली जो ट्रांसफार्मर है वो एक्सरे ट्यूब में कहाँ यूज होता है, कितने टाइप का ट्रांसफार्मर यूज होता है, चलिए उसका काम क्या होता है एक्चुअली एक्सरे ट्यूब में, चलिए वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो पहले ट्यूब जो यूज होता है वो है हमारा वेरिएबल ट्रांसफार्मर, दैट इज ऑटो ट्रांसफार्मर। सेकेंड है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और इंक्रीज जो करता है वोल्टेज, वही ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज को डिक्रीज करता है। नेक्स्ट है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, जो कि वोल्टेज को कोई भी चेंज नहीं करता है, वोल्टेज जैसा है वैसे ही रहता है। दिस इज कॉल्ड आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। उसका नेम क्या क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टेप अप को बोलते हैं हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन को बोलते हैं फिलामेंट, देन दिस इज आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ओके, तो इधर क्या रहता है, फंक्शन एडजस्ट एंड रेगुलेट्स द इनपुट वोल्टेज बिफोर इट रीचेस द हाई वोल्टेज सर्किट। ये क्या बेसिकली क्या करता है कि वोल्टेज को रेगुलेट करता है अकॉर्डिंग टू द नीड। ओके, बट स्टेप अप क्या करता है, वोल्टेज को इंक्रीज करता है। स्टेप डाउन क्या करता है, वोल्टेज को रिड्यूस करता है। आइसोलेशन क्या करता है, कुछ नहीं करता है, सिर्फ वोल्टेज अगर 220 रहा उसी 220 को रखेगा। लेकिन इसका मेन रीजन क्या है ट्रांसफार्मर को यूज करने के लिए, इलेक्ट्रिकली सेपरेट्स द कंपोनेंट्स फॉर द सेफ्टी प्रोसीजर। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स खराब ना हो जाए, इसीलिए हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं एक्सरे ट्यूब में, या शॉर्ट्स ना हो जाए इसलिए हम यूज करते हैं। सो ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर हो गया। यही चारों टाइप का ट्रांसफार्मर आपका एक्सरे ट्यूब जनरेटर में यूज होता है, स्टेप अप, स्टेप डाउन, आइसोलेशन एंड वेरिएबल ट्रांसफार्मर। ओके, देखो ये हमारा आ गया ट्रांसफार्मर का लॉ। देखो ये भी जो है वोल्टेज है, आई फॉर करंट, एन फॉर नंबर ऑफ कॉइल्स। ओके, तो पहले ट्रांसफार्मर, ये जो डायग्राम दिख रहा है या ट्रांसफार्मर का स्कीमेटिक डायग्राम है, इसमें एक्चुअली क्या रहता है, दो एक बॉक्स टाइप का मेटल सीट रहेगा, मेटल रॉड एक बॉक्स टाइप का बना होगा,
ये आपका प्राइमरी कॉइल होगा, ये आपका सेकेंडरी कॉइल होगा, कॉपर का बना होगा। इसमें हम करंट इनपुट देंगे, इसमें हम आउटपुट निकालेंगे। अगर स्टेप अप रहा है तो 220 से इसे ज़्यादा लाइक 1000, 10,000, 14,000, 15,000, जितना वोल्टेज हमें चाहिए उतना वोल्टेज हम निकालेंगे। अगर स्टेप डाउन रहा तो 220 से हमारा 10 वोल्टेज आएगा, 5 वोल्टेज, 60 वोल्टेज, इससे कम वोल्टेज हमारा आएगा। ठीक है, तो इसका बेसिक आ गया हमारा स्ट्रक्चर, ये होगा। स्ट्रक्चर में दिखा देता हूँ, वेट। देखो ये है आपका स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर। देखो ये आप आयरन कोर हो गया, बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर। ये आपका प्राइमरी कॉयल है, ये आपका सेकेंडरी कॉयल है। मतलब जो प्राइमरी कॉयल है ना, इसमें हम इनपुट करंट देंगे। इनपुट करंट मीन्स 220 वोल्ट या 240 वोल्ट जो सरकार हमें देता है हाउस होल्डिंग के लिए, वही वोल्टेज हम प्राइमरी कॉइल में देंगे। सेकेंडरी कॉइल में हमें आउटपुट मिलेगा डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। देखो इधर इनपुट अगर हम 120 या 110 वोल्टेज देंगे तो ये 220 या 240 वोल्ट तक करके देगा। तो ये हो गया क्या, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। मीन्स ये स्टेप अप करेगा, ये इंक्रीज करेगा वोल्टेज को। बेसिक आइडिया आप आएगा कि ट्रांसफार्मर कैसे दिखता है, और इसमें कॉइल्स, दोनों कॉइल्स होता है। ये प्राइमरी कॉइल होता है, ये सेकेंडरी कॉइल होता है। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, उसके वजह से ईएमआई प्रिंसिपल इधर काम करता है और आपका वोल्टेज का इंक्रीज या स्टेप अप होता है। तो पिछले स्लाइड में चलते हैं, समझते हैं कि प्रिंसिपल क्या है। ओके, देखो ट्रांसफार्मर में तीन चीजें, एक है वोल्टेज V, देन है करंट I, देन है नंबर ऑफ कॉइल्स। ओके, तो नंबर ऑफ कॉइल्स, ये और एक चीज है जो VP लिखा है, ये प्राइमरी है, एस फॉर सेकेंडरी। VP मीन्स प्राइमरी वोल्टेज, VS मीन्स सेकेंडरी। IP प्राइमरी करंट, ये है हमारा सेकेंडरी करंट। प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स, दिस इज सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स मीन्स नंबर ऑफ कॉइल्स। ओके, तो ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म से। ओके, तो ये है हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रिसिटी, ये है हमारा सेकेंडरी इलेक्ट्रिसिटी। अगर प्राइमरी नंबर ऑफ कॉइल्स, इधर जो कॉइल है ये है नंबर ऑफ कॉइल्स फॉर द प्राइमरी, NS, ये जो है नंबर ऑफ कॉइल्स फॉर द सेकेंडरी। अगर प्राइमरी में कम है और सेकेंडरी में ज्यादा है तो वोल्टेज ज्यादा होगा। इसका सिंपल मतलब ये है कि नंबर ऑफ द secondary is directly proportional to the voltage of the secondary। मीन्स अगर नंबर हम सेकेंडरी कॉइल में बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। ठीक है, और करंट हमारा डिक्रीज होगा। मतलब वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो करंट हमारा क्या, घटेगा। और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज इन द सेकेंडरी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल। अगर हम सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ाएंगे तो वोल्टेज हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब स्टेप अप होगा। और करंट क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा। अगर हम प्राइमरी में ज्यादा देंगे, प्राइमरी में हम ज्यादा देंगे तो क्या होगा, आउटपुट क्या होगा हमारा, सेकेंडरी वोल्टेज डिक्रीज होगा, सेकेंडरी करंट हमारा इंक्रीज होगा। तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का, कि ट्रांसफार्मर में कॉइल्स के वजह से हमारा कैसे वोल्टेज स्टेप अप एंड स्टेप डाउन होता है। ठीक है, तो ये तो मैंने डिस्कस कर चुका है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में। अभी चलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में देखते हैं। देखिए इधर आपका जो नंबर ऑफ कॉइल्स है, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न देखो बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न में बहुत कम है। तो नंबर ऑफ सेकेंडरी तो कम हो गया, मतलब वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी भी कम हो जाएगा। तो इधर क्या होगा, अगर 220 वोल्ट देंगे तो इधर 100 वोल्ट आ जाएगा। तो इधर हमारा वोल्टेज कम हो गया ना, नंबर ऑफ सेकेंडरी कम हो गया। तो वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल शुड बी लेस देन द वोल्टेज फ्रॉम द प्राइमरी सर्किट। ओके, तो ये आपका हो गया क्या, सेकेंडरी, सॉरी ये आपका हो गया क्या, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, ये देखो ये है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है, देखो
प्राइमरी साइड में क्या है आपका कॉइल, नंबर ऑफ कॉइल फिक्स है, number of coils in the primary circuit is fixed, okay, but number of the secondary coil is not fixed because देखो इधर बहुत सारा इलेक्ट्रोड्स लगा हुआ है, अगर आप इधर इलेक्ट्रोड ज्वाइन करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएगा, अगर आप इधर इलेक्ट्रोड्स में ज्वाइन करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो जाएगा। तो ये बोथ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो बोथ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसको आप स्टेप अप में भी यूज कर सकते हैं, स्टेप डाउन में भी यूज कर सकते हैं, तो इसे बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द सर्किट वी विल यूज आइदर इन द स्टेप अप फॉर्मेट और इन द स्टेप डाउन फॉर्मेट। ओके, तो ये आ गया आपका लास्ट आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या है, देखो इधर जितना टर्न है एनपी इतना उतना ही टर्न है एनएस। नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी सर्किट इज सेम एज द नंबर ऑफ सेकेंडरी सर्किट। उसका मतलब एनपी इज इक्वल टू एनएस, दैट मीन वोल्टेज प्राइमरी इज इक्वल टू वोल्टेज सेकेंडरी। तो इधर अगर आप 220 वोल्ट दोगे तो इधर भी 220 वोल्ट आउटपुट आपको मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक ही चीज होगा, आपका जो बल्ब है, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है उसका प्रोटेक्शन होगा। इसमें जो करंट आपका लीकेज हो जा रहा था, जो शॉर्ट हो जा रहा था, ठीक है, जो भी लीकेज हो रहा था और हाई वोल्टेज स्पाइक आ रहा था उसको ये बचत करेगा। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंस या आपका जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। ओके, तो आपका इतना ही था पूरा ट्रांसफार्मर, एंड मैंने आपका पूरा डिस्कस कर लिया है इस वीडियो में कि ट्रांसफार्मर क्या है और ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देन मैंने आपको समझा दिया है स्टेप अप स्टेप डाउन कैसे होता है, देन ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है, देन आपका आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का काम क्या है, सारा चीज सारा डिस्कशन मैंने अभी खत्म कर चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शायद डिस्कस करेंगे डायोड्स एंड रेक्टिफायर्स के ऊपर। तो पार्ट 2 आप अच्छे से देखिए, एक दो बार देखिए। आप अगर कुछ भी डाउट आपको आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद रहा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।